अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, आज पूछ रहा है पूरा भारत कि आखिरकार ये जो ईरान और इजराइल के बीच जंग चल रही है, इसका ये खत्म कब होगी, ये कैसे सुलझेगी। रोज ऐसी ऐसी तस्वीरें जो दिल दहला दें, रोज ऐसी ऐसी जानकारी जिसको जानकर, जिसको सुनकर ऐसा लगे मानो आज या कल तीसरा विश्व युद्ध खड़ा होने जा रहा। एक के साथ अमेरिका है तो दूसरे के साथ रूस और चीन। और ये बात अब किसी से छुपी नहीं है कि किसके साथ कौन है। इजराइल के पीछे नहीं बल्कि साथ खड़ा है अमेरिका और ईरान के साथ। लेकिन अब दिक्कत ये हो रही है, जैसे ही ये चौथा दिन आया है, कि ईरान के साथ नहीं पीछे ही है रूस और चीन। या मैं ये कहूं कि रूस ने या चीन ने भी ये कह दिया है, आधे इधर जाओ और आधे उधर, बाकी जो बचे वो ईरान के साथ चले जाओ। ये मजाक नहीं है। ईरान ने इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की। दैट इज अ रियलिटी। उसकी तस्वीरें इजराइल ने बोल के मारा है, जिसे कहते हैं कह के मारा है। इजराइल ने कहा, हम इसका अंत केवल तब होगा जब हम ईरान के खिलाफ उठने वाली इजराइल के खिलाफ उठने वाली हर एक मिसाइल को, हर एक बंदूक को निस्तोनाबूद कर देंगे, यानी खत्म कर देंगे। क्या ये इतना आसान है? क्या ये इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके बाद भी बेंयामिन नेतन्याहू ने इजराइल की सुरक्षा के लिए, इजराइल की अगली पीढ़ी के लिए, इजराइल के एग्जिस्टेंस के लिए, इजराइल के फ्यूचर के लिए ये किया। और क्या किया, उसका असर ये तस्वीरें तो बयां कर रही हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको अगर वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊं तो आप समझेंगे कि आखिरकार वास्ट डेवस्टेशन हुआ है। त्राहिमाम कर रहे हैं ईरान के लोग। ईरान ने शुरुआती 2 दिनों में वापसी मिसाइल मारी। ईरान ने वापस इजराइल के मेजर शहर तेल अवीव, बॉर्डर एरियाज की बात नहीं कर रहा हूं, मेन शहर तेल अवीव में, कैपिटल सिटी में नुकसान पहुंचाया। हां, पहुंचाया। इजराइल के पास आयरन डोम है, हां है, वही आयरन डोम जिसने कि गाजा के वो हमास के आतंकवादियों के खिलाफ ईरान की पूरी मदद की थी। लेकिन ईरान ने इतनी मिसाइल दागी, ये मैं डे 1 और डे 2 की बात कर रहा हूं, इस पे ध्यान रखिएगा। आज हम डे 4 पे खड़े हैं। डे 1 और डे 2 पे ईरान ने इजराइल के ऊपर इतनी मिसाइल दागी कि इजराइल का आयरन डोम भी उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया। ये भी असलियत है। लेकिन इजराइल कुछ ऐसे ही चीज नहीं करता है। बेंयामिन नेतन्याहू और उनकी फोर्सेस ने जब ईरान को काउंटर किया, जब ईरान को रिवर्स, यानी जब रीलोडिंग की बात आई, रीलोड जिसका जिक्र हमने पाकिस्तान के संदर्भ में भी किया था कि पाकिस्तान के पास एक बार मिसाइल दागने की तो क्षमता है, लेकिन रीलोड करने की क्षमता नहीं है। तो जब डे 3 आया तो बेंयामिन नेतन्याहू ने अपना पहला, जिसे कहते हैं ना, पहली पंक्ति को खोला। और जैसे ही इजराइल ने अपनी पहली पंक्ति को खोला, ये आप मिलिट्री वेस्ट पहने, बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने, किसी और को नहीं, बेंयामिन नेतन्याहू को देख रहे हैं अपने सैनिकों के साथ। और जब किसी देश का नेता अपने सैनिकों के साथ खड़ा हो जाता है, और वो भी इजराइल का, तो उनका जो जिसे कहते हैं शौर्य का जो उनका जो मोराल है वो अलग लेवल पे पहुंच जाता है। तो बात हुई डे 3 की दर्शकों। जब डे 3 आया तो इजराइल ने काउंटर शुरू करा ईरान के पहले कुछ मिसाइलों का, जिसमें इजराइल को नुकसान हो चुका था। लेकिन अब जब इजराइल ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स खोली, और वो बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान के सिर्फ तेहरान शहर पे नहीं बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा शहरों पे टारगेटेड थी, तो ईरान में सिर्फ धुआं, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, सिर्फ धुआं और आग थी। ईरान को समझ नहीं आ रहा था कि करे क्या। ईरान के बड़े अफसर मारे जा रहे थे, ईरान के बड़े मिलिट्री अफसर मारे जा रहे, ईरान के बड़े राजनीतिक अफसर मारे जा रहे, ईरान के बड़े पॉलिटिकल लीडर्स वर बीइंग किल्ड इन दीज अटैक्स। क्योंकि इजराइल ईरान की तरह आंख बांध के मिसाइल नहीं मार रहा था, क्योंकि ईरान ने कहा बस नुकसान होना चाहिए, सिविलियन एरियाज हो या मिलिट्री एरियाज, इजराइल में भी धुआं उठना चाहिए, जो कि उठा।
लेकिन इजराइल ने काउंटर में स्पेसिफिक मारा। आप सोचिए, लोगों के घरों के अगर उस मिलिट्री अफसर के घर पे मारना है तो उसकी कौन सी खिड़की पे मारना है, ये तक पता था इजराइल की सर्विस। वो तस्वीरें हैं मेरे पास कि इजराइल की पूरी बिल्डिंग है 20 माले की, मतलब ईरान की। इजराइल ने उस 20 माले की बिल्डिंग में ईरान में चौथे माले पे एक ही पर्टिकुलर खिड़की में मारा है। क्यों? क्योंकि उन्हें यह जानकारी थी कि वो मिलिट्री अफसर यहां बैठा है या यहां सो रहा है। दैट इज द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। इस स्तर का इंटेलिजेंस इजराइल के पास है और ये लाइव और एक्टिव इंटेलिजेंस है। और जब ऐसी जंग होती है आर पार की, ऐसे ही नहीं किसी देश का नेता इतने दृढ़ निश्चय और छाती ठोक कर कहता है हाँ हम आ रहे हैं, हाँ हम मारेंगे। उनके पास ये सारी जानकारी एक नहीं सबके बारे में। और जब सबकी बात होती है दर्शकों, तो उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी की बात ना हो, ये मुमकिन नहीं है। आयतुल्लाह खुमैनी, ये ऐसी खबरें आ रही हैं ईरान से कि वो ईरान से निकलना चाहते हैं, कि वो ईरान से बाहर एक सेफ रूट चाहते हैं, कि आयतुल्लाह खुमैनी को ईरान के ही कुछ लोग चाहते हैं कि अब जब चीजें स्थिति से बाहर हो रही है, अब जब चीजें कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, अब जब चीजें ईरान की फोर्सेस ने हथियार तो नहीं डाले हैं लेकिन उन्हें समझ आ चुका है कि ये अब कंट्रोल में नहीं होगा, तो वो चाहते हैं कि आयतुल्लाह खुमैनी किसी तरह से बच जाए। क्योंकि अगर आयतुल्लाह खुमैनी बच जाएंगे तो रेन चेंज नहीं होगा, जंग कभी ना कभी तो खत्म होगी। जब जंग खत्म होगी तो उसके बाद आयतुल्लाह खुमैनी वापस आ जाएंगे, नहीं तो रिजीम चेंज हो जाए। क्योंकि ये कहा जा रहा है ईरान में जो आयतुल्लाह खुमैनी के सपोर्टर्स हैं कि ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इजराइल और अमेरिका चाहता है कि दोबारा ईरान में शाह ऑफ ईरान की जैसे रेन थी। हालांकि बाकी पूरी दुनिया को और ईरानियंस को भी, ईरान के नागरिकों को भी कोई दिक्कत नहीं थी। वो पूरी दुनिया में आते जाते थे, ईरान के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं था। ईरान वाज अ हैप्पी प्लेस जिसे कहते हैं। ईरान एक खुशनुमा देश था, ईरान एक शांति प्रिय देश था। तो क्या ईरान वापस ऐसा हो सकता है? इसी पे बात है। क्योंकि ये जंग, जैसे मैंने कहा, बोल तो दिया है कि शुरू हो जाएगी, लेकिन इसका खत्म कब होगा? ये कब खत्म होगी? क्या ये खत्म होगी भी? क्योंकि जब रूस ने यूक्रेन पर ऐलान जंग किया था, कहा था कि हम यूक्रेन में जा रहे हैं जंग करने, तो कई लोगों ने कहा था कुछ दिनों की बात है, कईयों ने कहा था कुछ घंटों की बात है। वो घंटे कब हफ्ते में बदले, दिन कब महीनों में बदले, और अब साल होने को चले हैं, लेकिन जंग अभी भी जारी है। और उसके चलते रूस ने कह तो दिया था कि मैं ईरान के साथ हूं, चीन ने कह तो दिया था कि मैं ईरान के साथ हूं, लेकिन क्या रूस आया? उधर इजराइल के साथ अमेरिका आया, क्योंकि अमेरिका ने सिर्फ बोला नहीं, अमेरिका ने कहा वी आर विद यू, वी आर नॉट बिहाइंड यू। तो ईरान के साथ तो रूस या चीन नहीं आए, लेकिन इजराइल के साथ अमेरिका आया। और ऐसे में अब ईरान को लग रहा है, या ऐसा एनालिस्ट का मानना है, कि ईरान कमजोर पड़ गया है। ईरान के पास अब उतनी क्षमता नहीं कि वो इजराइल सपोर्टेड बाय अमेरिका, समझिए इजराइल के पास पूरा और संपूर्ण समर्थन है अमेरिका का, तो अमेरिका वाया इजराइल की बराबरी कर सके ईरान। और अभी सिचुएशन और ज्यादा पेचीदा होती जा रही है। क्या ईरान में रिजीम चेंज होगा? क्या ईरान में रिजीम चेंज हो सकता है? क्या आयतुल्लाह खुमैनी को सुरक्षित निकलने देगा इजराइल? वो बेनियामिन नेतन्याहू या वो उनकी सीक्रेट सर्विस मोसाद, जिसको ये पता है कि इनके नंबर 2 नंबर 3 आर्मी के चीफ किस बिल्डिंग में, कौन सी खिड़की में, कौन से कमरे में बैठे हैं, क्या उन्हें यह नहीं पता होगा कि आयतुल्लाह खुमैनी कहाँ है? क्या उन्हें यह नहीं पता होगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर कौन से प्लेन से उड़ने वाले हैं? क्या उन्हें यह नहीं पता होगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को वो कौन सी सीक्रेट एयरफील्ड से ईरान से बाहर निकालना चाहते हैं? और अगर ईरान से जाएंगे तो रूस जाएंगे कि चाइना जाएंगे या किसी और देश जाएंगे? तो ये वो सारी बातें हैं जिसपे डिस्कशन चल रहा है। अमेरिका ने कहा है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन आपको ये बात, इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट के पास जाऊं, एनालिस्ट के पास जाऊं, आपको इस चीज पे ध्यान रखना होगा कि अमेरिका के दूतावास पे, वाणिज्य दूतावास पे इजराइल में अटैक हुआ है। और जब अमेरिका के प्रॉपर्टी के ऊपर या अमेरिका के लोगों के ऊपर अटैक होता है तो अमेरिकन सर्विसेज डोंट स्टे क्वाइट, वो शांत नहीं रहती। और अगर अमेरिका खुल के सामने आ गया तो इट विल बी ओनली मैटर ऑफ
आवर्स इफ नॉट डेज ईरान के लिए, और ये बात ईरान समझ चुका है। क्या इसलिए ये इतनी सारी जद्दोजहद चल रही है कि किसी तरह आयतुल्ला खुमैनी को सुरक्षित निकाला जाए, किसी तरह ईरान के सुप्रीम लीडर को बाहर निकाला जाए? मेरे साथ एक नहीं दो एनालिस्ट हैं। मैं पहले मेजर तूर के पास जा रहा हूं। मेरे को मेजर तूर की आवाज नहीं आ रही है, क्या मैं सुन सकता हूं शर्मा? मेजर तूर, अमेरिका अगर खुल के सामने आ गया, ईरान आयतुल्ला खुमैनी को बाहर निकालना चाहते हैं, इजराइल ने कहा है वी विल नॉट अलाउ, हम तभी करेंगे जब हम इसका अंत कर सकें। मेजर तूर, ओपनिंग कमेंट्स। देखिए ऐश्वर्या, सबसे बड़ा थ्रेट जो इतने सालों से प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू यूनाइटेड नेशंस में बार बार आके दोहरा रहे थे कि एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम की एडवांस स्टेजेस में है ईरान और उसे रोका जाए। और जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप पावर में आए इलेक्ट होके, पहला ऐलान ही उन्होंने किया कि वो 60 दिन दे रहे हैं ईरान को न्यूक्लियर डील के लिए अग्री करवाने के लिए, पर ईरान ने वो डील नहीं मानी। और 61वें दिन आईएईए ने बयान दिया दैट ईरान ने आईएईए के रूल्स की वायोलेशन की है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी को वायोलेट किया है, और उसी रात 13 जून को यह हमला किया जाता है। तो अब देखें, इस हमले की तैयारी 60 दिन पहले ही शुरू हो चुकी थी। इट वॉज अ प्रीएम्प्टेड डिसीजन दैट दे विल अटैक ईरान, ये तय था। और टू मेक थिंग्स वर्स, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, ईरान के एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा है कि अगर ईरान पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाता है इजराइल के जरिए, तो पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब दागेगा इजराइल के ऊपर। तो अब बिहाइंड क्लोज डोर्स परसों की खबर है, मेजर पाकिस्तान के पास अपना कुछ, परसों की ये पाकिस्तान के पास अमेरिकन न्यूक्लियर प्रोग्राम है, पाकिस्तान के पास चाइनीज न्यूक्लियर प्रोग्राम है। मेजर साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास वापस। मेजर तूर, आई एम कमिंग बैक टू यू, बट एक छोटा सा, आप, इससे पहले मैं मेजर जनरल के पास जाऊं और कर्नल नैन के पास जाऊं। मेजर तूर, इजराइल की सीक्रेट सर्विस बहुत अलग तरीके से काम करती है। इजराइल की सर्विसेज को ये पता है, इजराइल की एजेंसीज को ये पता है कि अगर मेजर तूर है सपोजिटली, तो मेजर तूर उनका घर कहाँ है, उनका ऑफिस कहाँ है, वो कौन सी गाड़ी में चलते हैं, वो कौन से समय अपने घर में कौन से रूम में होते हैं, और ये रियल टाइम इंटेलिजेंस है। और इस स्तर की इंटेलिजेंस होने के लिए मेरे को नहीं पता, आप मेरे शो में हैं इस समय मेजर तूर, मेरे को नहीं पता कि आप कहां बैठे हैं, आप जलंधर में हैं कि आप जोहानिसबर्ग में, आप लंदन में हैं कि आप लुधियाना में है, लेकिन मोसाद को पता है। अगर मोसाद के टारगेट पे आप हैं, या कोई भी है XYZ, आप एक आर्मी ऑफिसर है इसलिए मैं आपका नाम भी ले रहा हूं, नहीं तो मैं लेता नहीं ऐसे, लेकिन उनको पता है कि वेयर आर यू। और ईरान के ऑफिसर्स के साथ यही हो रहा है। ईरान के ऑफिसर्स को उनके घर में, उनके सोफे पे, उनके बेड पे मारा जा रहा है, एंड दे डोंट नो व्हाट इज हिटिंग देम। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, कोई सोच नहीं सकता। हर व्यक्ति के लिए उसका घर सबसे सुरक्षित जगह होती है। मोसाद उनके घर में मार रहा है उनको, जिसे लिटरली कहते हैं ना कि घर में घुस के मारना, वो कर रहा है। दूसरी बात, अब आयतुल्ला खुमैनी जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, ये खबर आ रही है कि वो वहां से सुरक्षित बाहर निकलना चाहते हैं ताकि रेन चेंज ना हो। जैसे शाह ऑफ ईरान का रेन चेंज हुआ था, आयतुल्ला खुमैनी इज अ पोजीशन, व्यक्ति बदलता है, पोजीशन नहीं बदलती। मेजर तू, एंड देन जनरल साहब आ रहा हूं, कर्नल जी। देखिए ऐश्वर्या, आई हैव वर्कड फॉर इजराइल वेपन इंडस्ट्री, तो जिस डेप्थ में वो वेरिफिकेशन करते हैं एक इंडिविजुअल को अपनी टीम में लेने के लिए, वो कम से कम 1-2 महीने का काम नहीं है। उन्हें लगभग 12 से 14 महीने लगे थे मेरी वेरिफिकेशन करने के लिए। उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी टीम में इंक्लूड किया था इन इजराइल वेपन इंडस्ट्री टू वर्क फॉर देम। तो देखें, दे आर वेरी मेटिकुलस, बहुत डिटेल में जाते हैं, और राइट फ्रॉम योर प्लेस ऑफ बर्थ टू योर एनिमीज, टू योर फ्रेंड्स, टू रिलेटिव, सारा चिट्ठा वो आपकी जन्म कुंडली निकाल के चेक करते हैं। आपके लाइक्स, डिसलाइक्स, आपके साइकोलॉजिकल मूड्स, वो सारी चीजें पता करते हैं। तो देखें, जहां तक ईरान के मिनिस्टर्स का सवाल है, तो हमें ये जानना चाहिए कि
ईरान में तेहरान के अंदर कम से कम 11 सिनेगॉग्स हैं और ये 11 सिनेगॉग्स में कोई सिक्योरिटी नहीं प्रदान होती और जूइश पीपल यहाँ सिनेगॉग्स में रेगुलरली संडे को जाते हैं अटेंड करने अपने धार्मिक चीजें। तो देखें हर जगह अब वॉरफेयर चेंज हो चुका है। अगर कोई पूछना चाहे कि क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है, तो मुझे लगता है कि अब इसमें कोई शक या सवाल नहीं रहना चाहिए कि शुरू हो गया है। इट हैज स्टार्टेड, दिस इज मॉडर्न वॉरफेयर। और वो कैसे, आप ये देखें सेम मॉडल जैसे यूक्रेन ने रशिया के ऑपरेटिव्स का फायदा उठा के उनके बॉम्बर्स को उड़ाया है, उन्हीं के रिसोर्सेज और उन्हीं की कंट्री में डिप्लॉय करके, उसी तरीके से मोसाद बहुत सालों से करता आया है ईरान के अंदर। एब्सोल्युटली जनरल, उन्होंने जनरल कोचर, नहीं एब्सोल्युटली जनरल कोचर इजराइल सिर्फ कहता नहीं, और अगर किसी देश का नेता, और वो भी बेनियामिन नेतन्याहू जैसा, कह के मार रहा है, और ये कोई हमास नहीं, ये कोई आतंकवादी संगठन नहीं, ये एक देश है। इस देश की अपनी एक सोवेरेनिटी है, इस देश की अपनी एक आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, सब कुछ है। उनको भी कह के, तो दे हैड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, उनको स्पेसिफिक जानकारी थी कि इनको कितने दिन में ये कैसे निस्तो नाबूद करेंगे। हालांकि रशिया के पास भी थी जब वो यूक्रेन में घुसे, लेकिन वो हमने देखा सर वो सालों हो गए। लेकिन बेनियामिन नेतन्याहू खुद भी नुकसान झेल रहे हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर की एक प्रेस रिलीज आई है जिसमें वो बोल रहे हैं कि तेल अवीव में नुकसान हुआ है। ये एक ऐसा देश है जो कि एक्सेप्ट करता है। हमने देखा है जब भारत पाकिस्तान की भी जंग हो रही थी जनरल साहब, तो हम भी, हमारी सरकार भी वो जानकारी अपने हिसाब से फिल्टर आउट करती है जिसकी जरूरत हो, जिसका गलत इस्तेमाल दुश्मन देश ना करे। लेकिन इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री घोषित तौर पे ओपनली कह रही है कि हमारी इतनी बिल्डिंग टूटी। उनके प्रधानमंत्री उस जगह जा रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री बोल रहे हैं हाँ मेरा नुकसान हुआ, लेकिन मैं जो उनका नुकसान करूंगा वो उससे उबर नहीं पाएंगे। देयर इज अ डिफरेंस लेवल ऑफ अटैक वॉरफेयर, देयर इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। वो कह रहे ठीक है मेरा नुकसान हो रहा है, मेरे लोग तैयार हैं, लेकिन तुझको मैं छोड़ूंगा नहीं इस बार। जनरल कोचर। धन्यवाद ऐश्वर्या। ये आपको समझना पड़ेगा, एक जब लड़ाई होती है, एक जब वॉर सिचुएशन सामने आती है, तो उसमें नुकसान दोनों देशों का होता है। और ख़ास तौर पे अगर हम इजराइल की बात करें इस लड़ाई में, तो जिस स्ट्रैटेजी के साथ इजराइल उतरा इस लड़ाई में, एक ट्विन स्ट्रैटेजी मैं इसको मानता हूँ, जो मैं इसको स्टडी कर पाया हूँ। पहली स्ट्रैटेजी है कि एक पैरालिसिस क्रिएट किया जाए लीडरशिप का। और आपने देखा कि कोई भी ऑपरेशन जो इजराइल प्लान करता है, फेज़ 1 उसका होता है पैरालिसिस ऑफ द लीडरशिप। और वो उसको कैसे करता है, वो अपनी साइबर इस्तेमाल करता है। उसकी एक यूनिट है, यूनिट 8200। ये एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है इजराइल की, जो वर्ल्ड की सबसे टेक्निकल, बिल्कुल एडवांस्ड ये जो साइबर के मामले में यूनिट है। और ये क्या करती है, अपने टारगेट्स को आइडेंटिफाई करती है। जैसे कि आपने अभी देखा कि 9 साइंटिस्ट को मारा गया जी, 12 सीनियर ऑफिसर्स को टारगेट किया, जो IRGC का हेड है, जो इनका चीफ ऑफ स्टाफ है, उसको खत्म किया गया। इसको कैसे करता है इजराइल? सबसे पहले जितने भी मोसाद के ऑपरेटिव्स हैं वो ईरान में इन्फिल्ट्रेट होते हैं, और वो अभी नहीं इन्फिल्ट्रेट हुए हैं, वो काफ़ी देर से वहाँ पे काम कर रहे हैं और एक अपना नेटवर्क उसको बना के रखा हुआ। इसीलिए जैसे आप डिस्क्राइब कर रहे थे कि एक पिन पॉइंट लोकेशन कैसे मिलती है, वो आपको मिसाइल्स के थ्रू नहीं मिलेगी, वो आपको GPS के थ्रू नहीं मिलेगी, वो आपको सैटेलाइट्स के थ्रू नहीं मिलेगी, वो आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू मिलेगी। और वो ह्यूमन इंटेलिजेंस इजराइल ने अपने ऑपरेटिव्स को अंदर इसको रखा है। और जो उनकी आसानी इसको कैसे हो गई है, इसको जो इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, क्योंकि आज ईरान में एक लार्ज परसेंटेज है पॉपुलेशन की जो खुमैनी को लाइक नहीं करती है। और अगर आपने इलेक्शंस भी देखे ईरान के,
वो एक रिग्ड इलेक्शन थे और 30 से 32% वोटिंग परसेंटेज थी, और जो मेजॉरिटी अवाम है ईरान की वो खुश नहीं है। और ये दूसरे पॉइंट को मेरा लीड करता है, वो है रिजाइम चेंज, जिसके बारे में आपने जिक्र किया है। वो एक डेफिनेट प्लान है अमेरिका और इजराइल का। और पर वो प्लान कितना सक्सेसफुल हो पाएगा कर्नल नैन? मेजर साहब मैं आ रहा हूँ वापस। जनरल साहब आई एम कमिंग बैक टू यू। लेकिन कर्नल नैन, चाहते तो बहुत कुछ है बहुत लोग, लेकिन इसमें एक चीज निकल के आ रही है। मैं रशिया के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। रशिया भारत का एक बहुत मजबूत दोस्त रहा है, रशिया एक सुपर पावर रहा है, लेकिन वो सुपर पावर क्या कमजोर पड़ रही है? रशिया ने बोला कि वो ईरान के साथ है, रशिया यूक्रेन में फंसा हुआ है, रशिया इकोनॉमिकली चाइना पे डिपेंडेंट हो चुका है। चाइना और रशिया कर्नल नैन दोनों ने कहा कि हम ईरान के साथ हैं, लेकिन आया कोई नहीं। अमेरिका ने ये नहीं कहा कि मैं इजराइल के साथ हूं, अमेरिका ने कहा इजराइल और मैं एक हूं, एंड दे आर कमिंग। ये रशिया पॉइंट पे बात करना पड़ेगा कर्नल नैन, क्योंकि रशिया पे इतनी डिपेंडेंस है भारत की भी। हमें देखना पड़ेगा कि आखिरकार हो क्या रहा है वो। सर ऐश्वर्या, इन दोनों में से कोई भी नहीं है, इन दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। रीजन बहुत सिंपल है। देखिए, जहां चीन का ईरान के साथ में ये अपना रोड का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसका रोड का जो प्रोजेक्ट है, इसका वो है, साथ में $400 बिलियन का करार है, और साथ में इसने एक तरीके से चीन ने मिसयूज करना शुरू कर दिया था ईरान को गल्फ के अंदर, जब इसके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। लेकिन साथ ही साथ में ये नहीं भूलना चाहिए कि इजराइल के साथ बहुत बड़ा ट्रेड है। आपके जो चीन के जो फॉरेन मिनिस्टर है ली, उनकी जस्ट एक दिन पहले ही इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है। और तीसरा, अगर अमेरिका बीच में आता है, तो जो आपने देखा है ना कि जो ट्रेड वॉर चल रहा है, उसमें कितना चीन को प्रॉब्लम आ रही है और कितना वो अमेरिका को साथ लेके चलना चाहता है अंदर ही अंदर। काफी उसने फंडे लगा के देख लिए, कनाडा का साथ लेके या फिर यूरोप के साथ जुड़ने की कोशिश करके, लेकिन फाइनली रिजल्ट नहीं निकल रहा। तो चीन खुल करके सामने नहीं आएगा। अब आ जाते हैं रूस के ऊपर। रशिया का भी यही हाल है। वो ईरान का दोस्त है, ईरान ने उसको बहुत मदद की है, शाहिद ड्रोन्स दिए हैं उसको, फतेह मिसाइल्स दिए हैं, बाकी कुछ आर्मामेंट भी दिया है अभी यूक्रेन के खिलाफ। लेकिन साथ ही साथ उसके पॉलिटिकल और बाकी जो रिलेशनशिप है इजराइल के साथ, वो भी बहुत मजबूत है। इजराइली वो देश था ऐश्वर्या, जब इनके ऊपर सैंक्शन लगी थी रशिया के ऊपर, इजराइल वाज द वन हु वाज द लास्ट वन टू जॉइन दोस सैंक्शंस। तो इनके रिलेशन गाढ़े हैं। और साथ ही साथ 2 दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की और पुतिन की 1.5 घंटा बातचीत हुई है। और मैं आपको बताऊं, रशिया क्यों नहीं आएगा, ये अंदर खाने रशिया भी नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो। ये रियलिटी है। और इस रियलिटी के साथ अब एक देश बच जाता है, तुर्की। और तुर्की को तो आप अच्छी तरह से जानते हो, उसका काम तो बड़बोलेपन का है, बिन पैंदी का। उस बड़बोलेपन को भी हम कंट्रोल कर रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बात तुर्की से की, तो मैं वहां से उठा रहा हूं कर्नल ने। टर्की ने भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी हमने पाकिस्तान को नाको चने चबवाया, टर्की प्लेड अ वेरी पिवटल रोल, और भारत के लिए नहीं बट पाकिस्तान के लिए, किसी के भी कहने पे किया। और यही है आज मेरा पूछता है भारत पे दूसरा विषय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस और फिर G7 के लिए कनाडा जा रहे हैं। साइप्रस कहने को तो एक छोटा सा देश है, साइप्रस कहने को तो एक छोटा सा यूरोप में मैं कैसे कहूं कि मेडिटेरेनियन सी के ऊपर एक छोटा सा देश है, आइलैंड देश है साइप्रस। लेकिन दर्शकों, ये ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ही नहीं किसी भी देश जाते। प्रधानमंत्री मोदी बहुत सोच के, और टाइमिंग इसकी सोच के, जो मैं जानकारी अभी आपको दूंगा फिर आपको समझ आएगा कि एक तीर से 2 निशाने कैसे कर रही है भारत सरकार। एक तीर से 2 निशाने कैसे कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कैसे वो भारत की फॉरेन पॉलिसी को, भारत की सुरक्षा की तरफ कैसे उसको मोड़ रहे हैं, और किस तरह से ये साइप्रस का दौरा इतना महत्वपूर्ण है भारत के लिए, और G7 जाने से पहले क्यों वो साइप्रस गए। तो ये जो जानकारी है मैं आपको बता रहा हूं। साइप्रस में एक तरफ सीरिया है, साइप्रस की दूसरी तरफ तुर्की है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? साइप्रस मैप
शर्मा, साइप्रस एक तरफ ये देखिए आप, साइप्रस सीरिया है, एक तरफ सीरिया है, एक तरफ लेबनान है, वो आप देख रहे हैं, और एक तरफ तुर्की है। और साइप्रस और तुर्की के बीच एक जमीन के टुकड़े को लेके जंग जारी है, जो कि था साइप्रस का, क्योंकि साइप्रस 1960 तक एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। जी हां, 1960, भारत आजाद हो गया था 1947 में, लेकिन 1960 तक साइप्रस एक ब्रिटिश कॉलोनी था। और 1960 में जब इसको आजादी मिली तो साइप्रस में मूल तौर पे दो तरीके के लोग थे, एक टर्किश साइप्रस और एक ग्रीक साइप्रस, क्योंकि एक तरफ ग्रीस है और ग्रीस का बहुत ज्यादा कल्चरल इन्फ्लुएंस है साइप्रस के ऊपर। ग्रीस यूरोपियन देश, और साइप्रस, बाय द वे दर्शकों ये बताना जरूरी है कि शायद ही एक ऐसा देश होगा जो कि ज्योग्राफिकली एशिया में आता है, लेकिन वो ईयू का पार्ट है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। जी हाँ, अगर आप नक्शे में देखेंगे, वर्ल्ड के नक्शे में, तो वो एशिया में दिखाता है, लेकिन वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं साइप्रस का दौरा इतना महत्वपूर्ण क्यों है। और ये समझने की बात है, दोबारा ये जो लैंड की मैं आपको बात कर रहा था, जिसे नॉर्दर्न साइप्रस कहते हैं, इस पे तुर्की ने कब्जा कर लिया। साइप्रस इसको अपना भाग बताता है। दुनिया का कोई भी देश दुनिया का उस पार्ट को जिसपे कि तुर्की है कब्जा करके रखा है, उसको मान्यता नहीं देता, लेकिन तुर्की देता है। और प्रधानमंत्री मोदी, और वो विजुअल्स अगर आप चला सके शर्मा, प्रधानमंत्री मोदी वेंट टू दैट बॉर्डर। ये एक मैसेज है अर्दोगान को, ये एक मैसेज है तुर्की को कि अगर आप हमारे दुश्मन का मदद करना नहीं छोड़ोगे तो हमें पता है क्या करना है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये साइप्रस के नेता दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को द डीमिलिटराइज जोन। वो जोन है जिसपे तुर्की ने कब्जा करके रखा है साइप्रस का, और दुनिया का कोई देश उसको मान्यता नहीं देता। बट प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट टू द बॉर्डर। मेरे साथ फॉरेन एक्सपर्ट और रिपब्लिक प्रियमित सौरभ शुक्ला जी हमारे साथ हैं लाइव। सौरभ जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। सौरभ जी, अगर आप अपनी एक्सपर्टीज और इन डेप्थ नॉलेज के साथ अगर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता सकें कि किस तरह से इंपॉर्टेंस है, क्योंकि G7 की जब बात करेंगे सौरभ जी तो दुनिया करेगी वाई भारत इज इंपॉर्टेंट, और G7 भारत के बिना इतनी वैल्यू रखता भी नहीं। लेकिन साइप्रस कहने को छोटा सा देश है, लेकिन भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। सौरभ जी, ओवर टू यू। ऐश्वर्या, एक तो मैं आपको इस बात की बधाई देता हूं कि आपने अपने दर्शकों के लिए बहुत अच्छा एक, जिसे कहते हैं, टॉपिक चुना, क्योंकि ये सामयिक दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही कोई, जिसे कहते हैं कि देश की यात्रा नहीं कर रहे कि G7 से पहले किसी एक देश पर वो रुक जाएं। उसका बहुत बड़ा सामयिक महत्व है। साइप्रस, जैसे ना आपने उसकी एक भूमिका बताई कि साइप्रस एक जो है उसकी तुर्की से लगातार लड़ाई चल रही है। साइप्रस एक स्ट्रेटेजिक बेस भी है, चाहे यूके फोर्सेस का हो। आप देखें कि ये जो इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उसमें कई जो इजरायली जहाज हैं वो साइप्रस में इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि वो उनका एक ऐसा सिक्योर बेस है जिससे वहाँ वो अपने जहाज को सुरक्षित रख सके। भारत और इजराइल का जो एक एक्सेस बना है, और आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो और भी ज़्यादा सुदृढ़ हुआ है, उसमें बहुत ज़रूरी था कि भारत, ऐसे सब देश जो भारत के साथ खड़े हुए हैं, भारत उनके साथ खड़ा हो। और प्रधानमंत्री जो ये वहाँ पर गए, जो डीमिलिटराइज जोन पर वहाँ खड़े हुए, उसका क्लियर मैसेज है, वो खाली खड़े ही नहीं हुए। भारत ने एक UN का रेजोल्यूशन है जिसका समर्थन भी किया है, जिसमें बड़ा क्लियर किया गया है कि ये जो नॉर्दर्न साइप्रस है ये तुर्की का भाग नहीं है, और वहां पर भारत ने अपना जो रुख है। तुर्की ने पाकिस्तान में सिर्फ ड्रोन्स नहीं भेजी, ड्रोन ऑपरेटर्स भेजे, मिलिट्री ड्रोन ऑपरेटर्स भेजे। उसके संदर्भ में भारत के प्रधानमंत्री ने क्लियर मैसेज दिया है। और साइप्रस और तुर्की के बीच क्या है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। साइप्रस में जाकर डीमिलिटराइज जोन में खड़े होकर यह बताना कि भारत साइप्रस के साथ है, और ग्रीस के साथ भी भारत के बहुत अच्छे संबंध है, तो ग्रीस और साइप्रस कल्चरली एक है। तो ये एक मैसेज देना, और ये एक मैसेज ग्लोबल कम्युनिटी को भी देना, क्योंकि अर्दोगान
से आज भी पुतिन ने बात की है। कहने को रशिया, क्योंकि मैं इसमें रशिया को ला रहा हूं ज्योग्राफिकली नहीं, लेकिन स्ट्रैटेजिकली कहने को रशिया भारत के साथ है, कहने को रशिया भारत का सबसे अच्छा दोस्त है। टर्की आज भी बहुत हद तक रशिया पे डिपेंडेंट है। अगर पुतिन चाहे तो अर्दोगान कैन बी रेन्ड इन, अर्दोगान कैन बी ब्रॉट इन कंट्रोल, बट कुछ चीज है विच वी आर नॉट एबल टू पुट आवर फिंगर टू। हम उस दिक्कत पे उंगली नहीं रख पा रहे हैं, एटलीस्ट वी एज एनालिस्ट, क्यों रशिया के बावजूद तुर्की भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है, और भारत को यह करना पड़ता है, साइप्रस में जाके मैसेज देना पड़ता है, हेलो डोंट मेडल। सौरभ जी देखिए ऐश्वर्या, देखिए कुछ देश जो हैं और उनके जो लीडर्स कहें, अर्दोगान जो हैं वो ये जाने जाते हैं एक डबल फेस अपनी डिप्लोमेसी से। भारत को पहले से ही पता था कि अर्दोगान जो है बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं, बार बार पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, तो वो कभी भी भारत की हिमायत नहीं करेंगे। जहां तक रूस का सवाल है, देखिए मैं आपको बताऊं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अच्छी चीज की है कि भारत को एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है उसके जो एक मार्ग पर लेकर आए हैं और खड़े हुए हैं, वो भारत को आज भी उसका फायदा मिलेगा और आगे भी फायदा मिलेगा। चाहे रूस हो चाहे अमेरिका हो, भारत अपने टर्म्स पे उनके साथ डीलिंग करता है, उनके साथ कूटनीति करता है, उनके साथ रिश्ता रखता है। तो ये बात जो है भारत को समझ में आ गई है। देखिए क्योंकि पुतिन भी जो है वो अपना एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देख रहे हैं, उसके आगे आके वो भारत के साथ खड़े नहीं होंगे, भारत जानता है। इसीलिए भारत चाहता है कि अगर आप देखें जब G7 में प्रधानमंत्री रहेंगे तो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भी वो बातचीत करेंगे, क्योंकि भारत को पता है कि अमेरिका को पता है कि भारत के साथ खड़े होने में उसकी जैसे कहते हैं उसको फायदा है, क्योंकि चीन को भारत ही एक ऐसा देश है जो उस परिपेक्ष में चीन के सामने खड़ा हो सकता है, चाहे वो चीन हो, चाहे वो ये तुर्की हो। भारत के प्रधानमंत्री वहां पर खड़े होकर ये मैसेज दे सकते हैं कि एब्सोल्युटली सौरभ शुक्ला जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के साथ हर एक देश बिजनेस चाहता है, भारत के साथ हर एक देश खड़ा होना चाहता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन सौरभ शुक्ला जी, इस चीजों को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए। लेकिन साइप्रस जो लोग कह रहे थे, और ये आवाजें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से उठती हैं भारत में कि प्रधानमंत्री साइप्रस क्यों जा रहे हैं, प्रधानमंत्री, तो उनके लिए थोड़ी जानकारी, थोड़ी ग्लोबल स्ट्रेटेजी पढ़िए, समझिए। साइप्रस आपके नजर में सिर्फ एक सुंदर सा देश हो सकता है, एक सुंदर सा मिडिल मेडिटेरेनियन देश हो सकता है जहां वेदर बहुत अच्छा है, समुद्र के तट पे है। उसकी स्ट्रेटेजी क्या है समझिए। वहां डीमिलिटराइज जोन पे खड़े होके जो मैसेज प्रधानमंत्री मोदी ने अर्दोगान को दिया है, वो कई सालों तक अर्दोगान के जहन से नहीं निकलेगा, एंड दैट इज अ मैसेज। अब समय है तीसरी स्टोरी का। वापस आते हैं देश में। थैंक यू वेरी मच। फुल स्क्रीन शॉट। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उनके दोनों तरफ, एक तरफ ब्रिजेश पाठक और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य। आम बैठक है। अगर आप आमतौर पे देखें तो कुछ बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज हंकी डोरी, नॉर्मल। एक उत्तर प्रदेश में एक फंक्शन है जिसमें देश के गृह मंत्री बैठे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे हैं, दोनों तरफ दोनों उप मुख्यमंत्री हैं। क्या दिक्कत हो सकती है? कोई दिक्कत नहीं, और ना कोई दिक्कत है। लेकिन आपको पता है, इन हंसते चेहरों से इन चार बड़े या दो बड़े नेता, एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे बाबा, इन दोनों को खुशी खुशी बात करते देख कितने लोगों को मिर्ची लगी है। कैन यू इवन इमेजिन? लोग एक सदमे से नहीं उबर पा रहे। जी हां, सदमे से नहीं उबर पा रहे कि आखिरकार अमित शाह और योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं। आखिरकार योगी आदित्यनाथ और अमित शाह टॉकिंग टू ईच अदर नॉर्मली, आमतौर पे बात करने कोई दिक्कत नहीं है। जी हां, क्योंकि ये एक विधिवत तरीके से, ये एक जानबूझकर एक स्ट्रैटेजी के तहत प्रोपोगेट किया गया बीजेपी के खिलाफ। जब से बाबा मुख्यमंत्री बने और जब से दूसरी बार बने, तब से तो ओवरड्राइव में जाके कि दिल्ली बाबा के खिलाफ है, दिल्ली, और दिल्ली यानी बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप बाबा के खिलाफ है, और बाबा और दिल्ली के बीच में कोई रिफ्ट है। ऐसे लोग जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज्ञानी कहते हैं, बहुत जानकारी लेकर खान मार्केट में बैठकर एक पर्टिकुलर
रेस्टोरेंट में फर्स्ट फ्लोर पे बैठकर कुछ खाने पीने के बाद जो ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया पे लिखते हैं ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, वो सो नहीं पा रहे हैं। जब से उन्होंने ये तस्वीरें देखी, बाबा और गृह मंत्री को बात करते थे, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है अरे भाई सब नॉर्मल कैसे है, अरे भाई अब हमारी दुकानें कैसे चलेंगी, यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है, यहाँ तो सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा ही है। जी हाँ, जैसा होना चाहिए वैसा ही है। और कुछ लोगों से ये बर्दाश्त नहीं होता कि बाबा और अमित शाह बात कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह और देश के सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। बात करना नॉर्मल है, लाजमी है। लेकिन ये जो एजेंडा के तौर पे पेश किया गया, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, देखिए डिफरेंस ऑफ अप्रोच हो सकती है। आप भी एक टीम में काम करते होंगे, आपके भी सहयोगी होंगे, स्कूल में आपके भी सहपाठी होंगे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। आप एक चीज को सीधा जाके अचीव कर सकते हैं, दूसरी तरफ से भी किया जा सकता है। साथ काम करेंगे तो रसोई में बर्तन होते हैं तो बचते हैं, थोड़ी बहुत चलता है। लेकिन जिन लोगों ने बीजेपी के इंटरनल पॉलिटिक्स के बहुत अपने आप को ज्ञानी बताकर अपनी दुकानें चलाई हैं कई सालों तक, अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब करेंगे क्या, अब वो कैसे जनता को समझाएंगे। और सिर्फ यही तस्वीर नहीं है, अगर आपके पास साउंड बाइट है तो वो भी चला दीजिए। हमारे पास रिएक्शन है, मैं वो भी चलाऊंगा, क्योंकि इसके अलावा भी एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया गृह मंत्री अमित शाह की, जब वो अपने स्पीच का शुरुआत कर रहे थे तो उन्होंने एक शब्द यूज किया, उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन पहले ये बात, मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी। लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है हर्षवर्धन जी, लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है बाबा और अमित शाह का बात करना। लोगों की दुकानें ठप हो गई, लोगों को समझ नहीं आ रहा है अपनी दुकानें चलाएंगे कैसे, अपनी स्ट्रैटेजी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलाएंगे कैसे, कि लखनऊ और दिल्ली के बीच बहुत बड़ा रिफ्ट है, कि लखनऊ और दिल्ली बात नहीं करते, कि भैया यहाँ तो केशव प्रसाद मौर्य जी गृह मंत्री के मित्र हो जाते हैं और बाबा से खुल के बात कर रहे हैं। अमित शाह जी ने तो इनकी दुकानें बंद कर दी। इनकी जो पूरी स्ट्रैटेजी थी कि बाबा के खिलाफ दोनों उप मुख्यमंत्री, और खुल के बात करनी चाहिए हर्षवर्धन जी, इन लोगों ने पूरी स्ट्रैटेजी के तहत बाबा के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, ये पूरी स्ट्रैटेजी के तहत, क्योंकि अगर आप बीजेपी को देखें तो बीजेपी डजंट फंक्शन लाइक दिस। पर्सनल ईगोज बीजेपी में पार्टी से बड़ी नहीं है हर्षवर्धन जी। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो ये कि मुझे लगता है कि जो लोग इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, पहला सवाल तो यही होना चाहिए कि उनमें से किसकी मुलाकात आखिरी बार योगी आदित्यनाथ और अमित शाह से हुई कब थी। सबसे पहला सवाल, जो लोग कहते हैं दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है, तो कब उनकी मुलाकात हुई थी या कभी मुलाकात हो भी पाती है क्या, नंबर एक। नंबर दो ये कि दिल्ली के बिना क्या लखनऊ में योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर होते, दिल्ली की पसंद है, ये समझना पड़ेगा। अमित शाह ने लखनऊ में जो कहा था कि योगी जी को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए हमको बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के संगठन से, विश्व हिंदू परिषद के गोरक्षा आंदोलन से निकले हुए नेता है, वो पार्टी के संगठन के नेता है और उनकी एक भूमिका है, उस भूमिका में पार्टी उनको देखती है। अमित शाह तो पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हम लोग मोदी शाह युग भी कहते हैं, एक तरह से जैसे अटल अडवाणी युग कहते थे। अमित शाह बड़े नेता की तरह केशव प्रसाद मौर्य को, चूंकि उनके साथ संगठन में काम किया है, उनके सहयोगी के तौर पर भी उत्तर प्रदेश में रहे हो, इसलिए उनको मेरे मित्र के तौर पर कहा। अब इसके जो निहितार्थ निकालने की कोशिश हो रही है, उसको दो तरह से लोग देख रहे हैं। एक तरह से क्या योगी आदित्यनाथ के लिए कोई खतरा है, तो बहुत स्पष्ट तौर पर मेरा यह मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव है। लोगों के मन में गुब्बारे हैं जो उड़ते हैं और फिर कुछ दिन बाद फूट जाते हैं। 2017 से 25 आधा बीत गया, 27 की तरफ अब हम बढ़ चुके हैं। मुझे नहीं लगता
कि ऐसा कोई भी कहीं दूर दूर तक बदलाव जैसा कुछ, अगर ये होना होता तो 2024 के लोकसभा चुनाव हमने देखे और तब एक लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को सेटबैक हुआ, सिर्फ 33 सीटें रहीं, 37 सीटें से लेकर आ गई, लेकिन उसके बाद उपचुनाव हुए, योगी आदित्यनाथ की ही अगुवाई में हुए, महाकुंभ जैसा बड़ा आयोजन हुआ और अभी जिस कार्यक्रम में हम ये सारी बातचीत कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह को किसने निमंत्रण दिया होगा? उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस के सिपाहियों को प्रमाण पत्र देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया होगा ना। जो योगी जी दिल्ली आए थे उन्होंने ही तो अमित शाह से कहा होगा कि गृह मंत्री जी आप आइए, आप प्रमाण पत्र बांटिए। तो मुझे लगता है कि इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए, संगठन और सरकार के बीच में फिलहाल किसी तरह का कोई मतभेद नहीं। दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई की खबरें वो शायद कुछ पत्रकारों के, बुद्धिजीवियों के मन में ज्यादा है और जाहिर है आप कहेंगे कि आगे की लड़ाई है क्या, तो भाई कौन नहीं चाहता है, जैसे कई बार एक दो बार आपने भी कहा है कि हर आदमी चाहता है कि एडिटर बने, हर आदमी चाहता है कि ऊपर बढ़े, लेकिन फिलहाल अभी की जो स्थिति है उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी कोई खबर है, ऐसी कोई अफवाह है। और केशव मेरे मित्र, निश्चित तौर पर उनके लिए भी हो सकता है कोई नई भूमिका हो, बहुत ढेर सारी भूमिकाएं होती हैं, अगर उनको लग रहा होगा कि राज्य से कहीं और कोई भूमिका है तो हो सकता है उसकी भी तलाश हो रही हो, ये भी एक संकेत। नहीं, आप इंडिकेशन कर रहे हैं, आपको पता है कि बीजेपी की नेशनल टीम में बहुत बदलाव होने, आपको पता है कि राष्ट्रीय टीम में बहुत बदलाव होने, राष्ट्रीय अध्यक्ष के इतने नाम चुने जा चुके हैं मीडिया के द्वारा, और ये जो सारे बुद्धिजीवी लोग हैं जितने उतने तो लोग हैं नहीं बीजेपी में जितने अध्यक्ष बना दिए, खट्टर जी से लेके शिवराज सिंह चौहान तक, और कौन कौन, एक दो तो ऐसे भी नाम है हर्षवर्धन जी जिनके नाम ऐसे चला दिए गए हैं कि अगर वो हो जाए तो मेरे को नहीं लगता कि मतलब ठीक है, फिर तो आपको और हमको दोनों पत्रकारिता बंद करनी पड़ेगी। लेकिन माई इशू इज नॉट दिस, माई इशू इज हर्षवर्धन जी कि ये तस्वीर अपने आप में एक मैसेज देती है कि चीजें नॉर्मल है। लोग जानबूझ के प्रोपोगेट करते हैं, पार्टी के अंदर से भी हो सकते हैं, बाहर से भी हो सकते हैं, कि किस तरह से बाबा और दिल्ली की दिक्कतें हैं। बाबा कॉन्फिडेंट, जैसे ही कोई डिसीजन लेते हैं दिल्ली उसमें अड़ंग। एक ऑफिसर, एक बड़े पुलिस वरिष्ठ ऑफिसर का अभी टाइम खत्म हो रहा था, उसको लेके इतनी अटकलें, एक नॉर्मल चीज है। ऑफिसर आते हैं, रिटायर होते हैं, नए आ जाते हैं, प्रदेश में कितने अफसर होते हैं, लेकिन उसको भी लेके, हर चीज को लेके बाबा वर्सेस अमित शाह, बाबा वर्सेस अमित शाह, बाबा वर्सेस अमित शाह। सो अमित शाह हैज एंडेड इट। अमित शाह ने इसको खत्म कर दिया कि हेलो, स्टॉप दिस नॉनसेंस, हमें देश और उनको प्रदेश चलाने दो, और पार्टी साथ रहने से चलती है, आपस लड़ने से नहीं। हर्षवर्धन जी। नहीं, निश्चित तौर पर, और एक और बड़ी बात अगर देखें, शुरू में भले लग रहा था जब 2017 से 22 वाली सरकार चली तो लगता था कि योगी आदित्यनाथ के एक तरह से कहें कि उनके साथ कई बड़े ऐसे ताकतवर मंत्री लगा दिए गए हैं, कुछ ऐसा कर दिया गया है जिससे उनके ऊपर किसी तरह का नियंत्रण या उनको थोड़ा सा संभल के चलना है। लेकिन 22 के बाद की सरकार तो योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से, एक तरह से इसको कहें कि वो अपने नियंत्रण में है, दिल्ली से उनको पूरी तरह से वरद हस्त प्राप्त है। और अगर आप ये भी देखें कि कोई भी मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक कोई अलग से नहीं हुआ है, और इसका मतलब ये हुआ कि जो मंत्री अभी हैं उनकी भी सूची तय करने में दिल्ली और लखनऊ की सहभागिता रहेगी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन इसी तरह से काम करता है। अब आप उसको अगर यूं भी देखें तो जब किसी को अध्यक्ष से सरकार या सरकार से अध्यक्ष बनाने की बात होती है, यानी संगठन में डालने की बात होती, तब भी उसको अलग अलग तरह से देखा जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने किस नेता का कब कैसे उपयोग करना है वो उसको बखूबी कर लेती है, और शायद यही एक वजह है कि दूसरी पार्टियों से राजनीतिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर वो आगे निकल जाती है। और चूंकि आज हम लोग जब बात कर रहे हैं तो देखिए, कार्यकर्ता भाव का मसला है, विजय रूपानी जी को हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, गुजरात का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। क्योंकि अब वहां इतने बड़े नेता नरेंद्र मोदी खुद रहे, अमित शाह रहे, तो उसकी चर्चा नहीं होती, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी आप उस तरह का मॉडल डेवलप होते हुए देखते हैं, मध्य प्रदेश में भी आप उसी तरह का मॉडल डेवलप होते हुए देखते हैं, छत्तीसगढ़ में उसी तरह का मॉडल डेवलप होते हुए देखते हैं। जब पार्टी को लगता है कि इस व्यक्ति की उपयोगिता अब कहीं और है, इससे बेहतर है, तब उसका परिवर्तन होता है। लेकिन ये किसी और वजह से हो जाए, मुझे ऐसा होता नहीं दिखता, और उत्तर प्रदेश में फिलहाल मुझे ऐसा होता बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये जो कार्यक्रम हुआ उसने इसको और प्रमाणित कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन जी। लेकिन मैं इन तस्वीरों को एक बार फिर चलाना चाहता। केशव मेरे मित्र, केशव प्रसाद मौर्य, जितनी बार भी आप कभी भी उनसे बात करें, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें, अशोक सिंघल जी के साथ रहते थे, अशोक सिंघल जी के साथ थे, वहां से लेके उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तक, सांसद रहे। अगर गृह मंत्री अमित शाह ने बोला
केशव प्रसाद जी मेरे मित्र, तो देयर इज अ मैसेजिंग टू इट। अमित शाह जी ऐसे तो किसी के लिए देश के गृह मंत्री बोलेंगे नहीं, और हर्षवर्धन जी ने भी जो भी एक हल्का सा इंडिकेशन दिया कि क्या उनके लिए कोई एक बेटर पोजीशन है, क्या उनके लिए दिल्ली में कोई नई पोजीशन ढूंढी जा रही, तो ये वो सारी चीजें हैं जिसपे अटकले रहे जब तक क्लैरिटी नहीं हो जाता। बीजेपी की नेशनल टीम चुनी जानी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि अभी भी जगत प्रकाश नड्डा जी के पास है, उनका समय काल वो पूर्ण हो चुका है। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने हैं, कई नए प्रदेश अध्यक्ष बनने हैं। भारतीय जनता पार्टी में इसको लेके बहुत बात हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में लेके हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश के भी प्रदेश अध्यक्ष को बदलना है। पार्टी की पूरी जो प्रणाली है वो पूरी रुकी हुई है, तो ये पूरा एक प्रोसेस है, चर्निंग प्रोसेस है। लेकिन दोबारा वो तस्वीर, ये जो तस्वीर है बाबा और अमित शाह और बाबा, ये वो तस्वीर है बात करते हुए जिसने बहुत सारी अटकल और कईयों की दुकानों पे शटर डाउन कर दिया है, जो ये कहते थे दे बोथ दीज लीडर्स कांट इवन लुक आई टू आई। ये बीजेपी है, ये कांग्रेस नहीं है। यहां हर व्यक्ति की अपनी एक इंपॉर्टेंस है और पार्टी सर्वोपरि है इनके लिए राष्ट्र के बाद। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, बाबा और अमित शाह के बीच ये जितनी भी अटकलें लगाई जा रही कि बाबा और अमित शाह एक दूसरे के खिलाफ हैं, बात नहीं होते, ये वो सारे शगुफे थे, ये वो सारी चीजें थी, ऐसी बातें थी जिनका कोई औचित्य नहीं था। और इसने, जैसा अभी हर्षवर्धन जी ने कहा, हैज स्टॉप्ड इट, इसने उस पर एक पूर्ण विराम लगा दिया। अब एक ही सवाल है जिस पे अभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, और वो ये कि कौन होगा बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूछता है भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।